अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 के सोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 के सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, बिकॉज आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स मेथड के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें आपके पास मोर देन 2 इक्वेशंस हों और आपको एक साथ उनको सॉल्व करना हो, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई जेड। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व से मतलब मेरा होता है कि आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, अननोन की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जो भी इसमें अननोन वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कब होगा, कि जब भी इक्वल के राइट साइड पर क्या हो, सारी वैल्यू जीरो ना हो। जैसे यहाँ पर 8 है, 3 है, 0 है, तो तमाम जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो ये होमोजेनियस सिस्टम है, यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पर तमाम वैल्यूज क्या है, जीरो है। तो ये फर्क होता है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरह से इसको इजीली बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको बेटा आपने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कौन सा था, वो अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए की फॉर्म के अंदर इसमें एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई ए। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट a matrix A that contains all the coefficients, जिसमें तमाम coefficients हों। जैसे पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का 2, z का 1। सो आई विल राइट 1 2 1। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 -1 1, एंड यहाँ पर 1 1 -1। इसी तरह से बेटा एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है। इसके बाद एक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी बनेगी, एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी एक्स की, जिसमें तमाम वेरिएबल्स होते हैं, जो भी अननोन वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। जैसे यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई, जेड। इस तरह से एक और मैट्रिक्स बनेगी। वो कौन सी होती है बेटा, कांस्टेंट की मैट्रिक्स, जो आप राइट साइड पे लिखते हैं, सारे कांस्टेंट हैं 8 3 0। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयरफॉर जब हम इसको मैट्रिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 3 0, ये हो गया। अच्छा, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है आपसे, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर मेरे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए क्या है, कोफिशिएंट सारे, एक्स क्या है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, बी क्या है, इक्वल के उस राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स। तो इसके जरिए मैं अगर अननोन वैल्यूज एक्स वाई जेड की मालूम करनी है तो इसमें लिख सकता हूँ इसको मैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी मुझे मालूम करना है। सो देयरफॉर टू फाइंड दी अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई की जेड की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे मैट्रिक्स ए का इनवर्स मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, इस वीडियो को मैं, इस जो है टॉपिक को मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 था आई थिंक, उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी। तो अगर आपने इनवर्स मालूम करना नहीं सीखा तो बेटा आप वहाँ से सीख लें। अदरवाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा। अदरवाइज इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा बेटा। जी, तो बेटा इनवर्स मालूम करने का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए। तो सबसे पहले मैं मालूम करूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है तो हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए को जो है नॉन जीरो आना चाहिए, तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए मालूम करने का, 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम करने का ये भी तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज 2.3 में। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं पूरा मेथड क्लियर नहीं करूंगा, या अगर आपने नहीं देखी बेटा वीडियो 2.3 तो आप पहले वो लाजमी देख लीजिएगा। तो मैं बस इसका डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। एक्सपेंड कर लेते हैं पहले इसको, मैं एक्सपेंड बाय रो वन करता हूँ। एक्सपेंड बाय रो वन करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस वन, यहाँ से आ जाएगा -1 1 1 -1 -2 2 1 1 -1 +1 2 -1 1 1। ठीक है बेटा, इसको एक्सपेंड हमने रो वन कर लिया। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली टर्म इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है +6, यहाँ पर आ रहा है +3। सो दिस विल बी इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 9 आ गया है। इसको मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो है, तो आगे का सोल्यूशन जो है पॉसिबल है। सो देयरफॉर आगे हम बढ़ेंगे और एडजॉइंट ए मालूम करेंगे।
अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? ओके स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ए मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 3/3 की, जब भी मुझे एडजॉइंट मालूम करना होता है 3/3 की मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होती है? आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 22 23 31 32 एंड 33। तो सारे के सारे कोफैक्टर्स मालूम कैसे करते हैं? मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका मैं क्या कर लेता हूँ, कोफैक्टर्स मालूम करने के लिए, ऐसे में अगर फॉर एग्जांपल A11 मुझे मालूम करना है, तो मैं 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दूंगा और बाकी वाला डिटरमिनेंट जो है इसको मालूम कर लूंगा। ठीक है बेटा। इस तरह से मुझे अगर A12 मालूम करना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपेगा और इसके जरिए इसका ये वाला डिटरमिनेंट जो है मालूम हो जाएगा, 2 1 और 1 - 1 हो गए। इस तरह से हम सारे के सारे डिटरमिनेंट्स मालूम करने के लिए जो भी रो है जो कॉलम है उस लिहाज से हम उसको मालूम कर लेते हैं। जैसे अगर टू 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 की बात करूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया जाएगा और बाकी मालूम किया जाएगा। और ये इनके साथ -1 का साइन आता है और उसके ऊपर पावर जो भी क्या होती है, उनके साथ जो भी सफिक्स लिखी होती है, अगर 1 1 मालूम करना है तो 1 + 1, 1 2 मालूम करना है तो 1 + 2, 1 1 मालूम करना है तो 1 + 3 एंड सो ऑन। और इवन पावर होगी तो बेटा क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। ये सब बातें बेटा एक्सरसाइज 2.3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर तो आपने वो वीडियो देख ली है तो बेटा आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका, अगर नहीं देखी तो फिर भी बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर बेटा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, एडजॉइंट ए हमने यहाँ पर इनके कोफैक्टर्स मालूम कर लिया, तो बेटा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो है कैसी बन जाएगी मेरे पास? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर सारे के सारे जो मैंने मालूम किए हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आएगा, 3 आ रहा है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आएगा, 3 आएगा। एंड इसी तरह से 2 1, ये बच जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, -2 एंड 2 3 मेरे पास आ जाएगा 1 3 1 -5 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज बेटा क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेने के लिए आपने फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर लेना है फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो विल बी योर सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो भी फर्स्ट रो थी मेरी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो क्या है, 0 3 3 -2 1 3 1 -5। और एक मैट्रिक्स आपके पास क्या सिमेट्रिक है, मतलब कि इसका ट्रांसपोज भी क्या आ गया है, वही मैट्रिक्स दोबारा आई है। अच्छा भाई, एडजॉइंट ए मालूम हो गया, डिटरमिनेंट मालूम हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है मेरे पास इनवर्स मालूम करने का? इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट एंड x इक्वल टू A इनवर्स B। सो देयरफॉर मैट्रिक्स x इक्वल टू A इनवर्स की मैट्रिक्स के लिए मेरे पास क्या है फॉर्मूला, 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनटू एडजॉइंट A, और मैट्रिक्स इनसे B से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो बेटा ये फॉर्मूला ओवरऑल बनेगा। तो 1/डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए मेरे पास क्या है, 9 आया था, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा। एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर आप, 0 3 3 3 -2 1 3 1 -5। और इसके साथ मैट्रिक्स बी लिखेंगे आप, मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू 8 3 0, ये शुरू में हमने डिफाइन की थी। अच्छा भाई, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर एक्सरसाइज 2.2। होपफुली यू हैव वॉच दैट वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखी तो बेटा बिफोर इट यू मस्ट वॉच दैट। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ बेटा इनकी, मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम। तो मेरे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल टू 1/9। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 × 8, 0 3 3 9 एंड 3 0 0। एंड सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 24 -6 +0 एंड थर्ड रो में क्या आ जाएगा, 24 +3 एंड -0। ठीक है बेटा, इसको आप कर लें सिंप्लीफाई, तो 1/9, ये सब ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, 9 आ जाएगा, 24 -6 हो जाएगा बेटा मेरे पास 18, 24 + 3 होता है 27, और ये लिख दिया। अब ये 1/9 जो है नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा,
1/9 सब के सब 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9, 18 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो अपॉन में 9 आ रहा है, तो अपॉन से बेटा कट जाती है ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू, तो 9 1 9, ये आ जाएगा मेरे पास। 9 2 18, 9 3 27। सो देयर फोर द मैट्रिक्स एक्स जो चलती आ रही थी यहाँ पर, तो मैट्रिक्स एक्स बराबर किसके थी बेटा, एक्स वाई जेड के बराबर थी, मैट्रिक्स ऑफ अननोन थी। सो देयर फोर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आप कंपेयर कर लें, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। तो यही बेटा आपका फाइनल आंसर है, इसको आपने सॉल्व कर लिया इस तरह से। ओके स्टूडेंट, इन द सिमिलर मैनर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इस तरह से बेटा आप इसके पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, पार्ट 6 क्वेश्चन 6 की बात करता हूँ, क्रैमर रूल से करना है आपने, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। क्रैमर रूल भी आपने वैसे मैथ क्लास में पढ़ा होगा, आसान मेथड है। इसमें क्या होता है बेसिकली, डिटर्मिनेंट्स बनते हैं सारे। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मैंने मालूम किया था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए भी बनेगा, A1 A2 A3 सब डिटर्मिनेंट्स बनाए जाएंगे। तो लिखते हैं इसका क्वेश्चन और फिर डिटर्मिनेंट्स वगैरह की फॉर्म में इसको लिख के दिखाते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने पार्ट 1 यहाँ लिख दिया है। और फिर बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बनता है ये। तो आपको पहला तो डिटर्मिनेंट ए कैसे मालूम करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ए मैं इस फॉर्म में लिख लूंगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है, फिर -2 और 1, 1 - 2 1। सिमिलरली 2 2 - 1, 2 2 - 1 लिख दिया, एंड 1 1 0, कॉफिशिएंट ऑफ जेड क्या था, 0 था, तो ये लिख दिया हमने। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब आप मालूम कर लेंगे, तो फिर आपको डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3 भी मालूम करना पड़ेगा, इतने डिटर्मिनेंट जितने भी आपके पास अननोन्स होंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई और जेड 3 हैं, तो मुझे A1 A2 और A3 भी मालूम करना पड़ेगा। जब मैं डिटर्मिनेंट A1 मालूम करूंगा, उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसमें जो डिटर्मिनेंट ए है उसमें आपने चेंजेस लेकर आनी है। डिटर्मिनेंट ए के अंदर आपने A1 जब करेंगे, तो आपने उसका फर्स्ट कॉलम खत्म कर देना है, फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिख देंगे, राइट साइड फिर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 4 0 आ रहा है, तो 2 4 0 लिख दिया, बाकी सारा का सारा डिटर्मिनेंट ए वैसे को ऐसे का ऐसे रहा। फिर डिटर्मिनेंट A2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, A2 के अंदर सेकंड कॉलम जो है इसका ये खत्म किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड कॉलम को यहाँ से खत्म करेंगे और इसकी जगह पर कांस्टेंट लिख देंगे, ये 2 4 0 लिख दिया हमने। थर्ड, A3 मालूम करने के लिए फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, सिर्फ थर्ड कॉलम जो होगा ये वाला, इसको उड़ाकर इसकी जगह पर हम यहाँ पर कांस्टेंट का जो कॉलम बनेगा 2 4 0 वो लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीकाकार आपके पास बहुत आसान है, आपने लिख लिया। फिर फाइनल सोल्यूशन आपको कैसे करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे मालूम करनी है। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 आप डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के साथ। सिमिलरली वाई के अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स A2 को आप डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ए के साथ, एंड सिमिलरली जेड के अंदर A3 डिवाइड बाई ए होगा। तो डिटर्मिनेंट्स मालूम कैसे किए जाते हैं, जैसे हमने पहले मालूम किए हुए हैं, एक्सरसाइज 2.3 में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी आज हमने एक देखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3 और इसके अलावा ए की वैल्यूज को मालूम करते हैं। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड के इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं किस तरह से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू दिस था। तो इसको मैं एक्सपेंड बाय रो 1 कर लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हाइड करेंगे, बाकी क्या हो जाएगा मेरे पास 2 - 1 1 0। सिमिलरली यहाँ पर माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 - 1 1 0, एंड 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 2 1 1 इस तरह से। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लें, 2 0 0 -1 +1, इस तरह से यहाँ 2 इंटू 2 0 0 +1 एंड 2 1 एंड माइनस का 2 1 2। सो ये टर्म मेरे पास हो जाएगी 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 2 एंड 1, और 1 + 2 = 3। डिटर्मिनेंट्स ए मालूम कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स A1 A2 A3 मालूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट A1 मेरे पास ये लिखा हुआ था, हमने लास्ट टाइम देख चुके हैं यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड पे। बस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मैं एक्सपेंड बाय रो 3 कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज रो 3 में दो एलिमेंट जीरो हैं, तो मेरे लिए आसानी होगी, मैं डिटर्मिनेंट्स इजीली मालूम कर लूंगा। अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर मैं रो 1 या रो 2 से एक्सपेंड करूंगा इसको। तो रो 3 से एक्सपेंड करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 और ये सारी की सारी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन बाहर 0 आएगा। सिमिलरली -1 और यहाँ पर ये टर्म्स आ जाएंगी, प्लस थर्ड वाली जो है एलिमेंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पर ये टर्म्स आ जाएंगी। ये टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी सारी मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी, इसको भले आप यहाँ लिख दें।
प्लस 0। और इसकी बात करते हैं -2 -4 -6 -6 1 ज़ा 6, तो प्लस का 6 हो गया। इस तरह से अब A2 मालूम कर लेते हैं। A2 में क्या हो जाएगा, इसको भी मैं एक्सपेंड बाय रो 3 कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज रो 3 में 2 एलिमेंट 0 हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 होगा, और इसके लिहाज से यहाँ पर 2 1 4 -1 ये लिख दिया जाएगा। फिर -0, उसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू लिखी जाएगी, +0 उसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू लिखी जाएगी, लेकिन आंसर तो 0 आएगा। सो देयरफॉर मैंने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी लिखने की जहमत नहीं की। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 1 2 -2 एंड -4 माइनस माइनस 2 4 6 हो गया, और माइनस का साइन साथ में आ गया। A3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A3 मालूम करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A3 लिखा आपने, इसको आपने एक्सपेंड बाय रो 3 कर दिया। एक्सपेंड बाय रो 3 करने की वजह मैंने आपको बता दी, यहाँ पर एक 0 था। सो देयरफॉर मेरे लिए आसानी होगी कि इसको एक्सपेंड बाय रो 3 कर दूँ। रो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को भी आप रो 3 से एक्सपेंड कर सकते थे, इसमें भी आपके पास एक 0 था। तो आपके पास चॉइस है, अगर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे जो ऐसे एलिमेंट जिसमें कहाँ पर 0 ज़्यादा हो, तो उससे आपको सिर्फ कैलकुलेशन जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक्स का फॉर्मूला है, चेंज कर लेता हूँ कलर। फॉर्मूला ऑफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स A1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और A1 का डिटर्मिनेंट्स क्या आया मेरे पास, देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड पर। 6 और ए क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। ओके, 6 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो 2 आंसर आ गया। फिर y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू -2। एंड सिमिलरली z मालूम करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसके लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, -12 डिवाइड बाय 3 -4। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। सिमिलर इसका पार्ट 2 है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी आपने खुद कर लेना है। इन द सेम मैनर आपको ये मुकम्मल करना है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड कुछ नई चीज़ नहीं है, आपने 2.5 में पढ़ लिया था कि किस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी आप यही करेंगे। आप यहाँ पहले इक्वेशन से आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स जो बनेगी उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है इसको। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, इसमें क्या होता है, आपके पास ए और बी की मैट्रिक्स अलग से नहीं बनेगी, इसमें आपके पास सारी मैट्रिक्स एक साथ बनेगी। उसको हम ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कैसे बन जाएगी इसकी मैट्रिक्स, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर इसको। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, -1 +1 +1। और इक्वल के उस साइड पर क्या है, कांस्टेंट, उसको भी इसमें साथ में शामिल कर देंगे, 0। फिर क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1, कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, 2 1 2। जेड का वेरिएबल नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट के इस साइड पे जो वैल्यू है क्या है, 5 है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, -3 2 -1, -3 2 -1। और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 कांस्टेंट के इधर। तो ये मेरे पास कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें आपको ए और बी की मैट्रिक्स अलग अलग नहीं करते, बल्कि आप एक साथ ही एक मैट्रिक्स बना देते हैं, और उसके अंदर ही आप कांस्टेंट्स भी लिख देते हैं। ये बेसिकली 1 है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। दैट इज 1। ओके, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा रो ऑपरेशंस, और इसको कन्वर्ट करूंगा मैं एशलॉन फॉर्म के अंदर। एशलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। इस प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 2.5 में हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। दैट इज एन इजी स्टेप। रो के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने वो मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हम प्रीवियस पार्ट में से निकाल के लेकर आए हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन इसके ऊपर। तो रो ऑपरेशन कैसे होते हैं ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 2.5 के अंदर। तो पहले मैं बेसिकली इसको एचलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है उसको मुझे क्या करना है, इसको मतलब जो भी एलिमेंट उसको मुझे 1 करना है। तो यहाँ -1 है, तो इसको 1 करने के लिए सिंपली मैं -1 से अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, रो 1, पहला एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा। सो आई विल अप्लाई दी रो ऑपरेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अप्लाइंग दी रो ऑपरेशन। एंड व्हाट डिड अप्लाई आई रो ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया मैंने,
माइनस का 1 टाइम्स R1 किया है मैंने, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएंगी 1 2 0 5 -3 2 -1 -2। ठीक है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, दोबारा से रो ऑपरेशन अप्लाई करना है मुझे। तो नेक्स्ट रो ऑपरेशन में क्या करूँगा, जब मैं पहली रो में पहला एलिमेंट 1 बना लेता हूँ, उसके बाद मुझे इसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एशलॉन फॉर्म की ये हमारे पास फॉर्म होती है। अच्छा भाई, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रो 2 में मुझे चेंज लेकर आना है, उसको पहले लिखूंगा मैं। अगर मैं रो 2 माइनस रो 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। और अगर मैं रो 3 +3 टाइम्स रो 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या 1 है, तो 1 3 3, 3 -3 0। इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा, रो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, -1 0। रफ वर्क में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं क्या करूँ, रो 2 माइनस रो 1 कर दूँ। रो 2 क्या है मेरे पास, यहाँ से देख सकते हैं 1 2 0 5, 1 2 0 5। रो 1 क्या है मेरे पास, उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, पहली वाली रो आ जाएगी -1 1 1 0। इसको मैं अब जमा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 0 2 + 1 3, 0 + 1 1, 5 0 + 0, सॉरी 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 3 1 5। मेरे पास आ गई वापसी नई रो, जो रो 2 बनकर आई है, वो क्या होगी, ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद 0 3 1 5। इसी तरह से मैं रफ वर्क में क्या कर लेता हूँ, रो 3 +3 टाइम्स रो 1 कर लेता हूँ। रो 3 क्या है मेरे पास, -3 2 -1 -2, -3 2 -1 -2। रो 1 मेरे पास ये रही 1 - 1 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 -3 और ये 0, ये कट गया। यहाँ बच जाएगा मेरे पास 0, यहाँ पर बच गया मेरे पास -3 और +2 कितने हो गए, -1, और ये हो जाएंगे -4 और ये हो जाएंगे -2। इसको उठा के मैं लिख देता हूँ, जो नई रो बनेगी मेरे पास 0 -1 -4 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से बेटा अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब मैं रो 1 के पहला एलिमेंट को 1 कर दिया, उसके नीचे तमाम एंट्रीज को 0 कर दिया, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, रो 2 का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रो 2 का पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो है, कौन सा है, 3 है। तो 3 को मुझे 1 करना है, तो क्या कर सकता हूँ, 1/3 टाइम्स रो 2 कर दूंगा, तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा। सो आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, एंड व्हाट इज माय ऑपरेशन, द ऑपरेशन इज 1/3 टाइम्स रो 2। तो रो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी 1 -1 0। रो 2 में क्या हो जाएगा, 0/3, 0 का 0, 3/3 1, 1/3, और यहाँ पर आ गया 5/3। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -1 -4 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ऑपरेशन अप्लाई हो गए मुकम्मल। इसके बाद हम करते हैं, इसका 1 हो गया रो 2 का पहला एलिमेंट, इस 1 के नीचे मुझे करना है 0, तो यहाँ पर ये -1 है, इसको मुझे 0 करना है। तो अगर मैं रो 3 + रो 2 कर दूँ, इजिली 0 हो जाएगा, -1 और +1 0 इजिली हो जाएगा। सो व्हाट विल आई हैव टू अप्लाई दी रो ऑपरेशन, अप्लाई दी रो ऑपरेशन। रो 1 में कोई फर्क नहीं चाहिए मुझे, 1 -1 0 एज इट इज रहेगा। रो 3 में मुझे 0 करना है, सो देयर फोर रो 3 + रो 2 कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रो 2 में फर्क नहीं आएगा, 0 1 1/3। जिस रो में फर्क लेकर आना है बेटा, पहले उसको हमेशा लिखेंगे, बाद में अगली वाली रो जो है उसका जो हमने चेंजेस जिसको यूज किया है हमने, उसको बाद में लिखेंगे। तो रो 3 में फर्क आएगा, सो देयर फोर रो 3 में रो 2 ऐड करूँ, 0 + 0 कोई फर्क नहीं, 0 का 0, -1 +1, ये बच जाएगा मेरे पास 0, -4 और +1/3, -4 और +1/3। तो क्या हो जाएगा, -3 4 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास -11/3, -11/3। यहाँ पर अगर देखें तो -2 और +5/3, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 2 6, और ये हो जाएंगे -1/3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा भाई, अब मेरे पास क्या करना है, पहला एलिमेंट 1 नीचे 0, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 इसके नीचे 0। अब तीसरी रो का पहला एलिमेंट इस वाले को मुझे करना है 1। इसको 1 करने के लिए सिर्फ अगर मैं -3/11 से मल्टीप्लाई कर दूं रो 3 को, तो इजीली 1 हो जाएगा ये,
कोई इशू नहीं है। सो आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। मुझे रो 1 में चेंज नहीं चाहिए, एज इट इज़ छोड़ूंगा इसको। रो 2 में चेंज नहीं चाहिए, एज इट इज़ छोड़ूंगा इसको। रो 3 में क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ रो 3 के अंदर चेंज, तो आई एम अप्लाइंग -3/11 टाइम्स रो 3 कर रहा हूँ। सो देयर फोर ये 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और ये 3/33। तो 3/33 का मतलब क्या, 3 1 3, 3 11 ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो 1/11 ये मेरे पास आ गया। अच्छा भाई, अब ये मेरे पास एक डायगोनल्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब मैं इसको, अब जब हमारे पास एक एशेलॉन फॉर्म आ चुकी है, एशेलॉन फॉर्म आने के बाद इसमें हम अप्लाई करेंगे अब बैक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं कैसे होती है, इसको अब जरा देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बन गई है यहाँ से, एशेलॉन फॉर्म जिसकी आ चुकी है, इस मैट्रिक्स से वापसी अब मैं इक्वेशन की तरफ जाऊंगा। तो कैसे जा सकता हूँ, पहला कॉलम मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा कॉलम कॉफिशिएंट ऑफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, तीसरा कॉलम कॉफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो लास्ट कॉलम है वो कॉन्स्टेंट्स जो इक्वल के उस तरफ होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे पास नई आने वाली इक्वेशंस कैसी होंगी उनको लिख लेते हैं। तो नई आने वाली इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन विल बी वाई, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या 0 है, तो वाई प्लस 1/3 इक्वल टू 5/3। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्स और वाई दोनों कॉफिशिएंट 0 है, जेड इक्वल टू 1/11। अब इस मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू उठाकर 1/3, यहाँ पे जेड आएगा। अब यहाँ से जेड की वैल्यू 1/11 है, इसको उठाकर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ। इक्वेशन के नाम दे दो इनको, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, पुट z इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 2। बैक सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, हम वापसी पीछे की तरफ जाते रहेंगे इसमें। तो z इक्वल टू 1/11 इंटू 2, जब 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट y प्लस 1/3 इंटू 1/11 इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/3 -1/33। तो फाइनल आंसर मेरे पास जो आ रहा है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 18/11। यू कैन वेरीफाई यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, इसके बाद फिर मेरे पास क्या आ चुका है, एक्स भी आ चुका है, वाई सॉरी वाई भी आ चुका है, जेड भी आ चुका है। तो 1 में पुट कर दूंगा, पुट वाई इज इक्वल टू 18/11 एंड जेड इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इम्प्लाइज दैट 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 18/11 माइनस जेड क्या है मेरे पास 1/11 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 19/11। एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू ये आ चुकी है, और जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो यही हमें अननोन की वैल्यूज को मालूम करना था। तो चाहे बेटा आप लोग इसको क्रैमर से करो, इनवर्स मैट्रिक्स से करो, या इस गॉस एलिमिनेशन से करो, आंसर सब में सेम आएंगे एंड यू कैन ट्राई इट। बाकी पार्ट 2 बेटा इसका जो है बिल्कुल सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्या कुछ कर चुके हैं अभी तक, क्वेश्चन 3 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं, 6 का एक पार्ट कर चुके हैं। अच्छा, 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, वो हम समझ चुके हैं क्या है, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। नई चीज़ क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। तो बेसिकली गॉस जॉर्डन मेथड में आप क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन में आपने एशलॉन फॉर्म में लेकर आना होता है मैट्रिक्स को, और गॉस जॉर्डन में आपने रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म में लेकर आना होता है। अब जो भी मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको मैं लिखूंगा, उसकी मैट्रिक्स, उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बोलता हूँ जिसको। जब उसकी मैट्रिक्स बना लूंगा मैं, तो उसके बाद फिर क्या करूंगा, उसके ऊपर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करके उसको रो रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म के अंदर लेकर आऊंगा, और उसके बाद फिर देखते हैं बेटा कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट 2 की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं पार्ट 2 सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 इज लिविंग फॉर यू एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दी पार्ट 2 इज कैसे बनेंगी इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें जरा, पहला वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट रो देखें, 2 2 -1 4, 2 2 -1 4। सेकंड क्या है, 1 -2 1, 1 -2
1, कांस्टेंट इधर क्या है 2 है, और ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 1। जेड यहाँ पर नहीं नजर आ रहा होगा इसलिए मैंने इसको इस पार्ट को चूज किया है। इसमें एक कोफिशिएंट क्या है जेड 0 है, तो इस यू मे गेट कंफ्यूज, ये 0 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरे पास इसकी बन गई है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, रो ऑपरेशंस, और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसको मैं लेकर आऊंगा अपनी रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर, और फिर बेटा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसका सोल्यूशन हम कैसे मालूम करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की लिख दी थी। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशंस में कौन सा वाला अप्लाई करूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, रो वन का पहला एलिमेंट 1 चाहिए। तो अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर 1/2 टाइम्स रो 1 कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 2। बाकी किसी रो में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 2 1 2, और ये क्या है 1 1 0 0। फिर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई अगर करूँ तो कौन सा रो ऑपरेशन हो सकता है मेरे पास, मुझे इस 1 के नीचे तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। रो 1 का जो 1 है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे की ये दो एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अप्लाई करूंगा रो ऑपरेशन। रो 1 को यूज करूंगा तो क्या कर दूंगा, मैं रो 2 पहले लिखूंगा, रो 2 माइनस रो 1 कर दूं। और अगर मैं रो 3 माइनस रो 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, रो 1 में कोई फर्क नहीं आएगा, 1 1 - 1/2 एंड 2। रो 2 - रो 1, 1 - 1 0, माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस के 1, तो क्या बचेंगे मेरे पास माइनस के, सॉरी माइनस कर रहा हूँ, माइनस के 3 बच जाएंगे, -2 और माइनस के 1। और फिर क्या 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू -1/2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 3 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 3/2। यहाँ पर क्या है 2 - 2, ये भी हो जाएगा 0। नेक्स्ट में देखता हूँ रो 3 में क्या चेंज हो जाता है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1/2 बन जाएगा 1/2, 0 - 2 ये बन जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गई कि जो है इसको मैं, ये हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से 1 आ गया, नीचे दो एंट्री 0 आ गई। अब मुझे इसको 1 करना है, इसके नीचे की एंट्री को फिर 0 करूंगा। इससे पहले मैं इनको भी जरा सफाई कर लूँ, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, सो अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, मुझे यहाँ पर चाहिए 1, तो क्या कर दूंगा, माइनस के 1/3 टाइम्स रो 2 कर दूंगा, माइनस के 1/3 टाइम्स रो 2। तो रो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 - 1/2 एंड 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया माइनस का 1/2, यहाँ पर आ गया 0। रो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 1/2 एंड -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, इस 1 के नीचे तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रो 3 पे चलूंगा, मुझे यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट 1 चाहिए, इसको मुझे 1 बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 2 टाइम्स रो 3 कर दूं, मेरे पास ये 1 बन जाएगा। सो आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन इन द रो नंबर 3। रो 1 एज इट इज रहेगी, 1 - 1/2 2। रो 3 पे अप्लाई किया हमने ऑपरेशन, 2 टाइम्स रो 3 किया है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 1 -1/2 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 एज इट इज, 0 1 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। नाउ ये मेरे पास इस वक्त एशलॉन फॉर्म बन चुकी है। एशलॉन फॉर्म बनने के बाद मुझे अब इसकी रिड्यूस एशलॉन फॉर्म चाहिए, मतलब कि इन 1 के नीचे तो 0 0 हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऊपर भी इनके ऊपर यहाँ 0 चाहिए। तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म फिर बनेगी मेरे पास। अब उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, रो 3 को मैं यूज़ करूँगा, रो 2 और रो 1 में चेंज लेकर आऊँगा। तो रो 2 पहले लिखेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, द ऑपरेशन इज दैट अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। अगर मैं रो 2 में +1/2 टाइम्स रो 3 ऐड कर दूं, बिकॉज ये नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से अगर रो 1 में +1/2 टाइम्स रो 3 कर दूं,
ऊपर नीचे लिख दिया है, चलें इसको मैं कर देता हूँ। यू मे गॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना बेटा आप लोगों ने। इसको ऊपर नीचे लिखने की कोई खास वजह नहीं थी, गलती से लिखा है रो वन रो टू ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, अब रो वन में चेंज लेकर आते हैं, इसको देख लेते हैं। रो वन मेरे पास क्या है, वन, वन माइनस वन अपॉइंट टू, और ये टू है। रो थ्री मेरे पास क्या है, जीरो जीरो, इसको वन अपॉइंट टू से किया तो वन अपॉइंट टू, इसको किया तो जीरो एज इट इज रहेगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, नई टर्म आने वाली। रो वन मेरे पास क्या आएगी, वन, वन, जीरो एंड टू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या था बेसिकली, माइनस फोर था, तो माइनस फोर को आप वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू बचेगा, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। सो देयर फोर मेरे पास क्या आ गया, रो वन आ गई मेरे पास, वन, वन, जीरो एंड जीरो। अब रो टू की बात करते हैं तो मुझे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। रो टू क्या है मेरे पास, जीरो, वन माइनस वन अपॉइंट टू, जीरो। रो थ्री क्या है, जीरो जीरो, वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉइंट टू, माइनस फोर को वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू। सो देयर फोर वट विल आई गेट, आई विल गेट जीरो का जीरो, वन का वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर माइनस टू और प्लस जीरो, ये हो जाएंगे मेरे पास माइनस के टू। सो देयर फोर आई विल राइट इट हेयर, जीरो, वन, जीरो माइनस टू, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बेटा। अच्छा अभी रो थ्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो थ्री एज इट इज आएगी। रो थ्री मेरे पास क्या थी, जीरो जीरो वन माइनस का फोर। अच्छा भाई, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वन इसके नीचे तमाम जीरो, ये वन इसके ऊपर नीचे, सिर्फ ये जीरो करना है। ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं रो टू को यूज कर लूंगा रो वन के एलिमेंट को जीरो करने के लिए। सो अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, एंड व्हाट इज माय रो ऑपरेशन, द रो ऑपरेशन इज दैट इफ आई रो वन माइनस रो टू, सो रो वन में फर्क आएगा, वन माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं आया, वन का वन, वन माइनस वन, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, यहाँ पे प्लस का टू आ गया। बाकी रो टू में कोई फर्क नहीं आएगा, जीरो, वन, जीरो माइनस टू। रो थ्री में कोई फर्क नहीं आएगा, जीरो जीरो वन एंड माइनस फोर। अच्छा भाई, अब आखिरी काम इसमें क्या है, ये बहुत आसान हो गया है। लास्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम आपका क्या बता रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपका बराबर है कांस्टेंट, ये लास्ट कॉलम आपका कांस्टेंट का होता है टू के। सिमिलरली सेकंड कॉलम क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। कॉफिशिएंट ऑफ वाई आपको क्या बता रहा है, वाई इज इक्वल टू, लास्ट कॉलम जो है यहाँ पर इसके मुताबिक, मतलब यहाँ से आप इक्वेशन देखें तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू टू। इक्वेशन इसकी जो है थर्ड सेकंड इसको रो को देखो तो आपका सिर्फ और सिर्फ वाई वाला कॉलम आ रहा है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू। और लास्ट में देखेंगे अगर आप, थर्ड वाली जो रो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जेड वाला कॉलम बचा है, दैट इज जेड इक्वल टू माइनस का टू। तो इस तरह से आप इसमें डायरेक्टली वैल्यूज को मालूम कर लेते हैं। और एज कम्पेयर टू कि आपके पास जो गॉस एलिमिनेशन था जिसमें हम एशलॉन फॉर्म को यूज करते हुए वैल्यूज को बैक सब्स्टिट्यूशन लगाकर फाइंड करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू को पहले डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है आपके पास, आपने इसको इसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे आप इसकी, और आप इसको रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए देखेंगे अगर आपके पास क्या है, एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बन रही हो, तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एशलॉन फॉर्म और एशलॉन, रो एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए आप वही रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और वहाँ पर अगर आपके पास क्या है, रैंक्स बराबर आ जाएं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए के, तो आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट कहला देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन मैंने सॉल्व किया है, तो इसको मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो रॉ ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए हैं सारे के सारे लिखे हैं इस पर अप्लाई करते हुए, और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, मतलब कि आपके पास फर्स्ट वन है, इसके नीचे दो जीरो, ठीक है, फिर वन है, इसके नीचे एक जीरो है, और ये वन है, तो इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज ओके। तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई, एक मैंने इसको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप रेड्यूस में करेंगे तो आपके पास ऊपर भी वन के ऊपर यहाँ भी जीरो, वन के ऊपर यहाँ दोनों भी जीरो, तो इस तरह की आपके फॉर्म आ जाएगी। अब आपने इसको सोल्यूशन नहीं बताना है, इसमें आंसर नहीं बताने, एक्स का आंसर क्या आ रहा है, वाई का, जेड का क्या आंसर आ रहा है, आपने सिर्फ बताना है कि क्या ये एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, दैट इज गुड, और ये हमारे पास हो गई है। अब एशलॉन, अच्छा, कन्वर्ट होने के बाद अब आपको ही पता होगा
कि मैट्रिक्स ए क्या होती है। मैट्रिक्स ए होती है कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, मतलब कि लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं उनकी हमारे पास होती है मैट्रिक्स ए। यहाँ तक की जो मैट्रिक्स का बनाऊंगा सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, सिर्फ कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स होती है उसको मैट्रिक्स ए कहते हैं। और इसी तरह से अगर मेरे पास क्या हो, कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट भी अगर मिला दूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो यहाँ पे जो आपके मैट्रिक्स ए है, इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, एक दो तीन। सो देयरफॉर इसका रैंक कितना है, 3 है। और आपके पास जो मैट्रिक्स ए बी है उसके अंदर भी कितनी नॉन जीरो रोज हैं, सारी जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो ना हो, उसमें भी 3 ही है। सो देयरफॉर इसका भी रैंक और एज और रैंक और ए बी जो है बराबर है। सो वी कैन राइट रैंक ए बराबर है रैंक ए बी के। सो देयरफॉर दैट इज 3 = 3। तो सिस्टम क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। बस आपने सॉल्व नहीं करना है, इसके आंसर नहीं बताने, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है ये नहीं बतानी है आपने। सिर्फ आपने यहाँ तक बताना है कि ये सिस्टम आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन 2 भी आपने इसका पार्ट सेकंड भी इस तरह कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ इसमें देखें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 4 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, मेरे पास जब भी होमोजेनियस सॉल्यूशन इक्वेशंस होंगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे इक्वेशंस है और राइट साइड पे इक्वल टू जीरो है, सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तमाम वैल्यूज अगर जीरो देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तमाम वैल्यू जीरो हैं। तो अगर कोई इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन हो मेरे पास, तो हमारे पास कहलाती है होमोजेनियस इक्वेशंस। तो इनका सोल्यूशन मेरे पास दो तरह का हो सकता है, या तो सारी वैल्यूज एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो आ जाएंगी, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज किसी और नए वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। तो जिस तरह अगर मैंने इसका देखूं क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट सॉल्व करूं, तो सोल्यूशन आपने वैसे ही करना है सिमिलरली। इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे एशलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे फिर आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा होगा, अगर वो नॉन ट्रिवियल होगा तो वो किस एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। देखिए सर किस तरह से हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पर किया है। मैट्रिक्स फॉर्म आपने बनाई है उसकी, इक्वल टू इस साइड पे सब, राइट साइड पे सब जीरो थे तो वो हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है सिर्फ उसको लिखेंगे। आपने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एशलॉन फॉर्म के अंदर। एशलॉन फॉर्म बन गई, पहला एलिमेंट 1, इसके नीचे तमाम एलिमेंट जीरो। ओके, इसका पहला एलिमेंट 1, इसके नीचे तमाम एंट्री जीरो। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी जीरो आ चुका है ऑपरेशन अप्लाई करते हुए। सो देयरफॉर फिर भी ये एशलॉन फॉर्म है, बिकॉज हमने आपको बताया था 2.5 में कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसमें तमाम एंट्री जीरो हो तो तमाम एंट्री जीरो जो है आखिरी रो में रखी जाती हैं, तो हमने यहाँ पे रखी हुई है। ओके, एशलॉन फॉर्म में तो आ चुकी है। एशलॉन फॉर्म में आने के बाद आप फिर इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन बना लें इसकी। राइट साइड पे तमाम हर वैल्यूज के राइट साइड पे जीरो है। इसकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x+2y-2z = 0। सेकंड क्या बनेगी, x वाला कोफिशिएंट जीरो, y वाला y-3z = 0। और आखिरी इक्वेशन तो ऑलरेडी 0 = 0 है, तो इसको आप छोड़ दें, इसकी इक्वेशन बनेगी नहीं। मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं। इसका मतलब कि मेरे पास इनका कोई ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं, कि ऐसा सोल्यूशन नहीं है अगर इसमें सारी की वैल्यूज अलग अलग हों। एक वैल्यूज क्या है दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। सो पहली इक्वेशन नंबर 2 को अगर यूज़ करूँ मैं, y = 3z आएगा। अब y = 3z आ गया है, इसमें आप लेट कर लें z की कोई वैल्यू, अपनी तरफ से कोई नंबर लेट कर लें, लेट z = k। तो y = 3k हो जाएगा। सिमिलरली x+2y-2z इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू 3k। और z की वैल्यू आपने लेट की हुई थी k, तो आपके पास x = -4k आ जाएगा। तो आपने फाइनल आंसर बोल दिया z = k, y = 3k एंड x = -4k। और यही आपके पास सोल्यूशन है। कि अगर आप इस सोल्यूशन को आप कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि आपके पास सोल्यूशन क्या है, किसी नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा, बल्कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम वहाँ पर सबकी जगह पर एक नया पैरामीटर डाल देते हैं और अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.6 भी मुकम्मल हो गई। बाकी इसका मैंने एक पार्ट छोड़ा है, इसका छोड़ा है, बाकी तो आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड बाकी बच्चों को शेयर करें लाजमी। वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम और नया चैप्टर नंबर 1 भी पोस्ट करूँगा, बट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स ऑन द वीडियोज़।